हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग मिल रहे हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। और आज का जो टॉपिक होने वाला है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर होने वाला है। पिछले लेक्चर में दोस्तों हमने पढ़ा था कि बीएलएस क्या होता है, बेसिक लाइफ सपोर्ट क्या होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और आज हम लोग पढ़ेंगे ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। तो ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर ये पोर्टेबल इंटरवेंशन है कार्डियक अरेस्ट के लिए, और जिसमें ये क्या करता है, सॉकेबल रिदम को एसेस करता है और सेल्फ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है हमें, जिस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके एक लेमैन भी क्या कर सकता है, आपको डिफिब्रिलेट कर सकता है। तो इसका स्टेप क्या है दोस्तों, और ये बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस है, ठीक है। और मोस्टली जब से ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर आया है तब से हम सीपीआर को जो है ये तब से हम कार्डियक अरेस्ट को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं, क्योंकि ये एक पोर्टेबल डिवाइस है और इसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने वाला व्यक्ति चाहिए। इसमें ज़्यादा कुछ ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, ये मशीन खुद आपको ट्रेन करेगी, ठीक है। आपको इंस्ट्रक्ट करेगी, गाइड करेगी कब सीपीआर देना है, कब पेशेंट को टच नहीं करना है, कब आपको पैड अटैच करना है। तो इसकी सीक्वेंसिंग को देखेंगे। फर्स्ट इसका जो स्टेप है दोस्तों कि इसको टर्न ऑन करना है, मतलब ऑफ है तो मशीन को ऑन करना पड़ेगा। और नेक्स्ट सेकंड स्टेप में हमको क्या करना है, जो भी पेशेंट का चेस्ट है उस पर जो है पैड को अटैच करना है। उसके बाद हमें स्टेप 3 में एनालाइज रिदम को हमें एनालाइज करना है कि इसमें क्या एनालाइज करेगा, सॉकेबल रिदम है या नॉन सॉकेबल रिदम है, ये एसेस करेगा ये। उसके बाद ये शॉक को डिलीवर करेगा। अगर सॉकेबल रिदम होगा तो शॉक को डिलीवर करेगा, नहीं तो बोलेगा कि आप सीपीआर स्टार्ट रखो। और अगर सॉकेबल रिदम है और शॉक डिलीवर हो गया उसके बाद भी आपको क्या करना है, इमीडिएटली सीपीआर को रिज्यूम करना है, यानी सीपीआर तो चलता ही रहेगा। नेक्स्ट है द पैराडिग्म शिफ्ट ऑफ बीएलएस टू एसीएलएस। तो कर रहा है बेसिक लाइफ सपोर्ट क्या है, बेसिक इंटरवेंशन है, ठीक है। एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट एडवांस इंटरवेंशन है। बेसिक में क्या है, तो बेसिक ट्रेनिंग पर्सन चाहिए और इसमें मेडिकल प्रोफेशनल चाहिए, क्योंकि एयरवे मैनेजमेंट करना पड़ता है ना, ड्रग्स यूज करने पड़ते हैं। और बेसिक में लाइफ सपोर्ट में मिनिमल एडवांस इक्विपमेंट का यूज होता है, और एडवांस में सारे एडवांस इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं हम। बेसिक लाइफ सपोर्ट में जो है वो ड्रग इंटरवेंशन नहीं होता है, और एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट में इंट्रावेनस ड्रग जैसे एमिट्रोन, एडीआर, है ना, ये सब ड्रग यूज होते हैं। और बेसिक लाइफ सपोर्ट में जो है कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की ज़रूरत लगभग नहीं पड़ती है, लेकिन इसमें जो है ड्रग हम दे रहे हैं तो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग हमें देना चाहिए। एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट बिल्ड्स अपॉन द बीएलएस फाउंडेशन, क्यों, क्योंकि इसका भी जो कंपोनेंट है वो सीपीआर है, ठीक है दोस्तों। एडिंग एडवांस डायग्नोस्टिक एंड फार्माकोलॉजी टू ट्रीट लाइफ थ्रेटनिंग एंड अरिथमियाज। अब क्या है एसीएलएस टीम टोपोग्राफी क्या है दोस्तों, तो एयरवे को मैनेज करना है, डिफिब्रिलेटर को ऑपरेट करने वाला पर्सन चाहिए, जो भी इंटरवेंशंस वो कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड चाहिए, है ना। उसके बाद टीम लीडर होना चाहिए, टीम लीडर जो क्या करे, सबको इंस्ट्रक्ट करे कि क्या करना है। मेडिकेशन नर्स चाहिए और कंप्रेसर चाहिए जो सीपीआर प्रोवाइड कर सके। मिशन स्टेटमेंट क्या है, तो कोऑर्डिनेट डिप्लॉयमेंट टू रीस्टोर स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन एंड ट्रीट एरिथमियाज, मेंटेन ऑक्सीजनेशन एंड प्रिवेंट न्यूरोलॉजिकल डैमेज। नेक्स्ट है एसीएलएस अरेस्ट कार्डियक अरेस्ट एल्गोरिदम क्या है, तो स्टार्ट सीपीआर, ऑक्सीजनेशन, अटैच मॉनिटर, डिफिब्रिलेटर, एनालाइज रिदम। अगर सॉकेबल रिदम है तो उसका कारण क्या हो सकता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो सकता है या पल्सुलर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो सकता है। और अगर नॉन सॉकेबल रिदम है तो इसका कारण हो सकता है एसिस्टोल और पल्सुलस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। डाइवर्जेंट ट्रीटमेंट पाथवेज की बात करें तो सॉकेबल पाथवे क्या होगा, तो डिलीवर शॉक डिलीवर करोगे, उसके बाद तुरंत सीपीआर रिज्यूम करोगे 2 मिनट के लिए, और ड्रग एडमिनिस्टर करोगे, कौन से, एपिनेफ्रिन, एमिट्रॉन और लिडोकेन, ठीक है। नॉन सॉकेबल रिदम जो पाथवे होगा वो क्या है, सीपीआर इमीडिएटली रिज्यूम करोगे, है ना, एपिनेफ्रिन दोगे हर एक 3 से 5 मिनट में, और जो है आइडेंटिफाई करोगे रिवर्सिबल कॉज को,
ठीक है, जिसमें 5H एंड 5T जो है आते हैं। नेक्स्ट है 5H और 5T क्या है, तो रिवर्सिबल कॉज क्या है, तो हाइपोक्सिया हो सकता है, हाइपोवोल्मिया हो सकता है, हाइड्रोजन आयन एसिडोसिस हो सकता है, हाइपोकैलेमिया और हाइपरकैलेमिया हो सकता है, और हाइपोथर्मिया हो सकता है। तो ये 5H याद रखोगे आप। और 5T क्या हो सकता है दोस्तों, तो टेंशन न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, कार्डियक टेम्पोंडी हो सकता है, टॉक्सिन्स हो सकते हैं, थ्रोम्बोसिस हो सकता है, पल्मोनरी थ्रोम्बोसिस या कोरोनरी थ्रोम्बोसिस हो सकता है। तो ये 5T है और 5H है, ये याद रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये रिवर्सिबल कॉजेज है कार्डियक अरेस्ट के, हाइपोक्सिया, हाइपोवोल्मिया, हाइड्रोजन आयन, हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया और हाइपोथर्मिया। टी में टेंशन न्यूमोथोरैक्स, टेम्पोंडी, टॉक्सिन, थ्रोम्बोसिस और पल्मोनरी थ्रोम्बोसिस और कार्डियक थ्रोम्बोसिस। नेक्स्ट है एडवांस अर्सेनल। एडवांस एयरवे मैनेजमेंट की बात करें तो डिवाइसेस क्या चाहिए, एंडोट्रैकियल ट्यूब, LMA या कॉम्बी ट्यूब चाहिए। वेंटिलेशन रेट पोस्ट प्लेसमेंट तो 1 ब्रीथ एवरी 6 सेकेंड में हमें चाहिए, यानी 10 ब्रीथ जो है पर मिनट चाहिए हमें। फार्मेकोलॉजिकल इंटरवेंशंस की बात करें तो कार्डियक अरेस्ट है तो इपिनेफ्रिन देंगे हम। एमिड्रोन कब देंगे, जब वेंटिकुलर एरिथमियाज होगा। एट्रोपिन कब देंगे, जब ब्रेडिकार्डिया होगा। एडिनोसिन कब देंगे, जब सुप्रावेंटिकुलर टैकीकार्डिया होगा। और मैग्नीशियम सल्फेट कब देंगे दोस्तों, जब टॉर्सिडी क्वांटस होगा। नेक्स्ट है रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन। हमने रॉस अचीव कर लिया, ठीक है। रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन, पेशेंट जो है खुद से सांस लेने लगा, उसका पल्स अपीयर हो गया। अब क्या करना है हमें, तो हमें सेचुरेशन जो है मोर देन 94% मेंटेन करना है ना। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, इनिशिएट टेम्परेचर मैनेजमेंट और ट्रीट अंडरलाइन कॉज, मतलब हाइपोक्सिया है, हाइपोवोल्मिया है, जो भी है उसे हमें ट्रीट करना है। और ट्रांसफर टू ICU मॉनिटरिंग, ठीक है। नेक्स्ट है कंटिन्यूम ऑफ रिससिटेशन। तो BLS हमें स्टार्ट करना है, प्राइमरी स्टेप ही हमारा BLS होना चाहिए। BLS हमें स्टार्ट करना है। देन अगर पेशेंट BLS से जो है वो मैनेज नहीं हो रहा है तो हमें ACLS पे शिफ्ट करना है, और ACLS पे शिफ्ट करेंगे तो हम रॉस अचीव कर सकते हैं। रॉस क्या है, रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन, पेशेंट खुद से सांस लेने लगा, उसका पल्स जो है वो यूज होने लगा। BLS बाइज टाइम बाई प्रिजर्विंग द ब्रेन। अब BLS हमें क्यों इनिशिएट करना है बिना ACLS के, तो हमें क्या करना है, ब्रेन को डैमेज होने से बचाना है। मान लो पेशेंट का स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन अचीव हो जाए लेकिन पेशेंट कोमा में चला गया, है ना, तो वो किसी तरह फायदेमंद नहीं है। तो ACLS क्या करता है, रीस्टोर लाइफ बाई रीस्टार्टिंग द हार्ट को रीस्टार्ट करके लाइफ को रीस्टोर कराता है। बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड द वाइटल मैकेनिज्म ब्रिज। एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट डिलीवर्स द डेफिनेटिव इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल रिजोल्यूशन। सक्सेस रिक्वायर्ड परफेक्ट एक्सर्शन ऑफ बोथ। तो ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और आप लोगों को जहाँ भी मौका मिले इसका प्रैक्टिस करें। और हम तो कहेंगे कि AHA द्वारा इसका सर्टिफिकेशन आता है, आप सर्टिफिकेशन कोर्स करें और आप भी जो है BLS ACLS प्रोवाइडर बन सकते हैं। और ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और अपने कम्युनिटी में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो CPR को या कार्डियक रिससिटेशन टेक्निक को जो है वो जानते हैं, और हर घर में इसकी एक नीड हो सकती है आने वाले समय में, क्योंकि आने वाला समय जो है वो बहुत ही बेकार है। और मैं इसलिए ये बोल पा रहा हूँ क्योंकि आप देख रहे हो बहुत सारे लोग जो हैं वो कार्डियक कॉजेज के चलते हैं जो लाइफ को लूज कर रहे हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया गया होगा, और आप जो है ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें हम पे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, और लाइक और कमेंट करना ना भूलें।